नमस्कार। मैं भूपेंद्र मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल 4D इंडिया में। आज मैं बात करने वाला हूं बाराबंकी ज़िले की। ज़िला बाराबंकी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सीमा से जुड़ा हुआ एक ज़िला है। ये ज़िला देवा शरीफ, महादेवा और कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल यहाँ पर हैं। आज मैं इस ज़िले की बात करने वाला हूँ, ज़िले की एक समस्या के बारे में। लेकिन समस्या से पहले मैं थोड़ी बहुत जानकारी इस ज़िले के बारे में आपको देना चाहूँगा। ये बाराबंकी ज़िला है जहाँ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 6 विधायक यहीं से चुनकर जाते हैं और भारत की लोकसभा में यहाँ से एक सांसद चुनकर जाता है। किंतु इस बाराबंकी ज़िले का दुर्भाग्य है कि 20 सालों से यहाँ पर एक बड़े भूभाग कुछ कंपनियों के हिस्से में रखे हुए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शुगर मिल, समैया मिल और सूत मिल की, जो बाराबंकी जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। 3-4 किलोमीटर दूरी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा शुगर मिल की। शुगर मिल, बाराबंकी की जो शुगर मिल है वो सन 2000 में बंद हो गई थी। कारण अधिकतर कंपनियों के बंद होने का कारण यही होता है कि वो कंपनियां घाटे में जाती हैं और सरकारी कंपनियां तो अधिकतर घाटे में ही जाती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज कल्याण होता है, लोगों को रोजगार देना होता है, जिस वजह से वो अधिकतर घाटे में चली जाती हैं और अंत में उन्हें बंद होना पड़ता है। तो इस प्रकार सन 2000 में बाराबंकी की शुगर मिल बंद हो जाती है और 20 साल, आज 2021 चल रहा है और उन 20 सालों में वो शुगर मिल जंगल की तरह, जंगल राज की तरह एक जंगल बनी पड़ी हुई है। बड़ा भूभाग है शुगर मिल का, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा समैया मिल। समैया मिल भी बाराबंकी जिला मुख्यालय से देवा रोड पर 4 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। ये समैया मिल केमिकल फैक्ट्री थी जो कि 2010 में बंद हुई और 2010 से 2021 तक अभी तक उस ज़मीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वो फैक्ट्री बंद होने के बाद वो ज़मीन उसी तरह पड़ी है जिस तरह कभी पहले पड़ी थी। और सूत मिल की बात करें तो सूत मिल जहांगीराबाद रोड पर पड़ता है, जो कि 2015 में बंद हो गई थी। उसका भी एक बड़ा भूभाग है और वो भी बंद पड़ी है। इस प्रकार बाराबंकी जिले की 3 बड़ी फैक्ट्रियां जो कि आज नहीं बंद हुई हैं, करीब 10-20 साल हो रहे हैं उनके बंद होने के, किंतु बंद होने के बाद भी दोबारा ना वहाँ कोई उद्योग लगा, ना उनकी मरम्मत की गई, ना उनकी सुरक्षा की गई और इस तरह वो संसाधन, वो फैक्ट्रियाँ नष्ट हो रही हैं अभी भी। किस तरह उन फैक्ट्रियों से नुकसान हो रहा है समाज का, गांव का या जिले का, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। और इस चर्चा में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन फैक्ट्रियों के बंद होने से इस समाज को या हमारे देश को या हमारे राज्य को क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या नुकसान है, क्या कारण है और क्या समाधान है। इन सभी बिंदुओं पर मैं क्रमवार आप लोगों से चर्चा करने आया हूँ। यह विषय जिला बाराबंकी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, बल्कि इसी तरह न जाने कितने क्षेत्रों में, कई जगहों पर ये समस्याएं पाई जाती होंगी, किंतु लोगों की अज्ञानतावश, जानकारी का अभाव और जागरूकता की कमी के कारण कोई इन मुद्दों को उठाता नहीं है और ये मुद्दे इसी तरह चलते चले जाते हैं, दबे पड़े रहते हैं। तो मैं आज इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी पूरी बातचीत सुनेंगे, समझेंगे और इसे प्रसारित करने का योगदान प्रसार करना। आज का मुद्दा है उद्योग लगाओ या भूमि दो। इस पर बात करने वाला हूँ मैं भूपेंद्र मिश्रा, 4D इंडिया। आगे चलते हैं, कुछ तस्वीरों के साथ आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या होता है हमारे जिला बाराबंकी के इन मिलों का हाल। सबसे पहले मैं आपको शुगर मिल, समैया मिल और सूत मिल के क्षेत्र का गूगल मैप के द्वारा से दिखाना चाहूँगा। वो क्षेत्र कितना बड़ा है आप गूगल मैप के जो मैंने फ़ोटोज़ लिए हैं उन फोटोज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्षेत्र कितना बड़ा क्षेत्र है, कितना बड़ा भूभाग है जो कई सालों से निरर्थक पड़ा हुआ है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर है शुगर मिल की, वही शुगर मिल जहाँ चीनी उद्योग लगा करता था, किंतु 20 सालों से जो बंद पड़ा हुआ है। अगली तस्वीर में दिखाने वाला हूँ समैया मिल की। यह एक केमिकल फैक्ट्री थी जो कि जिससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता था, किंतु ये भी 10 सालों से बंद पड़ी है। और ये अगली तस्वीर सूत मिल की है, जिसे देख रहे हैं आप, कितनी बेहतर संरचना है, कितना बड़ा भूभाग है और जो 2015 में बंद हो गई। अब आप इन चित्रों को देखकर समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भूभाग ठप पड़ा है, कोई काम का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं है।
ना यहाँ पर उद्योग है और ना यहाँ पर कृषि हो सकती है, ना कहीं लघु उद्योग लगा सकता है। इस प्रकार अगर कहें हम तो ये पूरा भूभाग निरर्थक पड़ा है, कोई काम का नहीं। तो नुकसान नंबर 1 जो पहला नुकसान वो यही है, भूभाग का नुकसान। भूमि संसाधन होती है, ये आप सब जानते हैं, और संसाधनों का सदुपयोग करना एक बुद्धिमान नागरिक हो या राज्य हो, उसका दायित्व होता है कि वो संसाधनों का सदुपयोग करे, उनका उपभोग करे और उनसे लाभ कमाए। किंतु हमारा दुर्भाग्य क्या है कि जिला बाराबंकी का जो बड़ा भूभाग है वो निरर्थक पड़ा है कई सालों से, और ना जनता इस पर ध्यान दे रही है और ना सरकारें। तो पहला तो नुकसान हो गया भूभाग का, इतना बड़ा भूभाग किसी काम का नहीं। दूसरा नुकसान आता है धातुओं का। जो फैक्ट्रियां हैं जो धातुओं से, अब यहाँ पर अधिकतर धातुओं का उपयोग किया जाता है, लोहा होता है, तांबा होता है और न जाने कितनी कीमती धातुओं का प्रयोग किया जाता है इन कंपनियों में। किंतु फैक्ट्रियां बंद होने के बाद इन फैक्ट्रियों को इस तरह बंद किया गया कि इनमें से कुछ धातुओं का निष्कासन भी नहीं किया गया। जो टीन, जो लोहा, जो जंग खाती हुई नष्ट हो रही, अभी भी नष्ट हो रही हैं। अगर अभी चाहें तो उसका दोबारा निर्माण हो सकता है, किंतु एक सीमा के बाद, एक समय के बाद वो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी, उनका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। इस प्रकार धातुओं का नुकसान हो रहा है, धातुएं नष्ट हो रही हैं। तीसरा नुकसान आता है निर्माण क्षेत्र का। शुगर मिल, सुमैया मिल और सूत मिल, तीनों मिलों में कॉलोनियाँ थीं, जो शुगर मिल कॉलोनी, सुमैया कॉलोनी और सूत मिल कॉलोनी के नाम से जानी जाती हैं। इन कॉलोनियों की अगर हालत देखी जाए तो आज ऐसी हालत है कि मैं क्या बताऊँ। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। महज 5 साल हुए सूत मिल बंद हुए और सूत मिल कॉलोनी की हालत ये साफ बता रही है कि किस तरह इसका विनाश हो रहा है, और कुछ दिनों बाद, आने वाले दिनों में पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इसमें रहने लायक कुछ बचेगा नहीं, न ईंटें बचेंगी, न दरवाजे बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। महज खंडहर, खंडहर और एक खंडहर बचेगा। ये है निर्माण क्षेत्रों का विनाश, संसाधनों का ह्रास। देख रहे हैं आप सभी लोग इन फोटोज के माध्यम से। अब मैं आपको बताने वाला हूँ औद्योगिक क्षेत्र। जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ बाराबंकी का, ये औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, किंतु ये महज कहने को इंडस्ट्रियल एरिया बचा है, क्योंकि यहाँ की लगभग सभी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। कारण कई होंगे, किंतु बात समाधान की करना चाहिए, कारणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ वेबको कंपनी है, किंतु दुर्भाग्य ये कि ये लोकल लोगों को नौकरियाँ नहीं देती है, ये बाहर के आए हुए लोगों को नौकरी देती है, लोकल लोगों को नौकरी देती ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल का नारा देते हैं, किंतु हमारे क्षेत्र में लगी हुई फैक्ट्रियां हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं देती है। FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अधिकांश कर्मचारी, अधिकांश श्रमिक बिहार के आए हुए हैं, जो यहाँ रहते हैं और इस फैक्ट्री में, FCI में काम करते हैं, और यहाँ पर रहकर उन्होंने ज़मीन भी खरीद ली, घर बनवा लिए और बेहतर इनकम, बेहतर जीवन स्तर जी रहे। किंतु यहाँ के जो मूल निवासी जो यहाँ रह रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, न FCI में, न वेबको में और न किसी और कंपनियों में। सरकारी कंपनियां जिनमें लोग यहाँ के रोजगार करते थे, वो सभी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। अब यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, और ये एक बड़ी समस्या है। और अब बात करते हैं इन फैक्ट्रियों के बंद हो जाने से हमारे समाज और हमारे क्षेत्र में जो समस्या उत्पन्न होती उनके बारे में। पहली समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है रोजगार की कमी। इन 3 बड़ी फैक्ट्रियों के बंद हो जाने से रोजगार में कमी आई है, किंतु अगर हम बात करें रोजगार की कमी आने के बावजूद इस बड़े भूभाग में संसाधनों की कमी भी दिखाई गई है। एक बड़ा भूभाग जो कंपनियों ने अपने अधीन रखा हुआ, जिनका न उपयोग कर रही है, न उपयोग करने दे रही है, जिसकी वजह से खेती भी नहीं, यहाँ पर इस भूभाग पर कृषि भी नहीं हो पा रही है, जिससे संसाधनों की कमी आ रही है। क्योंकि जो ज़मीनें थी उसमें लोग घर बना रहे हैं और न जाने कितने घर बन रहे हैं, और कृषि हेतु भूमि कम पड़ रही है, किंतु ये जो फैक्ट्रियाँ हैं, न फैक्ट्रियों में उद्योग लगा रहे हैं, न इसमें कृषि की जा सकती है। इस प्रकार ये किसी भी काम की नहीं है। दूसरा जो समस्या है, विकास का न होना, क्योंकि जब उद्योग नहीं रहेंगे तो यहाँ के लोग पलायन करेंगे, दूसरे जिलों राज्यों में जाएंगे रोजगार के लिए, तो यहाँ का विकास बाधित होता है। क्योंकि जब रोजगार ही नहीं होगा तो खर्चा नहीं होगा, जब खर्चा नहीं होगा तो आर्थिक जो विकास की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाएगी। इस प्रकार इस क्षेत्र का विकास धीमे धीमे होगा, तीव्र गति से नहीं हो पाएगा। तो ये समस्याएं हैं इन फैक्ट्रियों के बंद हो जाने से समाज की। अब मैं बात करने वाला हूं कि आखिर मैं किन कारणों से इस मुद्दे को उठा रहा हूं और इन पर मैं आप लोगों के बीच आया हूं, इस बात कर रहा हूं। ये मुद्दे क्या हैं, कारण क्या है और क्या इनके समाधान हो सकते हैं, इस पर मैं बात करने वाला हूँ।
पहला उपाय में पहला कारण है भूमि सुधार। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भी एक बड़े बड़े भूभाग सामंतों जमींदारों के हाथों में थे और बहुत सारे किसान भूमिहीन किसान थे जिनके पास ज़मीनें ही नहीं थी। तो भारत जो भूमि सुधार किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि सभी किसानों को पर्याप्त भूमि मिल सके जिस पर वो खेती करके अन्न उगाकर अपनी आजीविका चला सकें। वो भूमि सुधार तब हुआ था। तो इस क्षेत्र में जो बड़े भूभाग पड़े हुए हैं जिनका 10-20 सालों से कोई उपयोग नहीं हो रहा है कि यहाँ पर भूमि सुधार नहीं होना चाहिए। क्या इन भूमि को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आधिकारिक तौर पे आप किसी को दे दें, किंतु इनका उपयोग होना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, संविदा पे कीजिए, किसी तरीके से इन पर खेती कीजिए, लघु उद्योग लगाइए, कोई ना कोई उपयोग इन भूमियों का होना ही चाहिए। दूसरा बात करता हूँ मैं आवश्यक सामग्री अधिनियम। जिस प्रकार खाद्य के, वो तो वैसे किसानों का बिल होता है, किसानों का कानून है कि कोई खाद्य सामग्री जो अधिक संग्रहित नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई सामग्री को संग्रहित करते हैं एक बड़ी मात्रा में तो वो सामग्री दूसरों लोगों के लिए कम उपलब्ध हो पाएगी, जिससे उसकी मार्केट रेट बढ़ जाएगी और वो उनसे वंचित रहेंगे। इसलिए सरकार ये नियम बनाती है कि आप किसी भी सामग्री को अधिक मात्रा में संग्रहित नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह एक निश्चित भूभाग को, एक बड़े भूभाग को आप कई सालों से अधिग्रहित किए हुए हैं जिसका ना आप खुद उपयोग कर रहे हैं, न राज्य उपयोग कर पा रहा हो, न जनता उपयोग कर पा रही है। इस प्रकार वो भूमि किसी काम के नहीं, किसी के काम की नहीं है, जो कि गलत है। क्योंकि संविधान का जो मौलिक अधिकार है या कोई भी अधिकार होते क्या हैं? अधिकार वो हैं जो किसी के विकास के लिए अनिवार्य हैं। आपका अधिकार वहाँ सीमित हो जाता है जहाँ दूसरों के अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाता है। अगर आप उस भूमि से अपने लिए कुछ आजीविका कमा रहे हैं, उससे कुछ लाभ कमा रहे हैं तो ठीक है, किंतु अगर आप उससे कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं और उससे राज्य भी कोई लाभ नहीं कमा पा रहा है और उस क्षेत्र की जनसंख्या को उससे नुकसान हो रहा है तो यह आपके अधिकार से बाहर चला जाता है और फिर इस पर प्रश्न, उद्योग लगाओ या भूमि दो, ये प्रश्न उठने लगता है। और बात करते हैं आगे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आजीविका का अधिकार आता है, अर्थात हमें रोजगार का अधिकार है। हम आजीविका कमाने के लिए, हमारा मौलिक अधिकार आजीविका कमाना है। और अगर आपने फैक्ट्रियों को बंद किया है, आपने भूभाग को अधिग्रहित किया है तो ये गलत है। ये हमारी आजीविका का हनन किया जा रहा है और इसके विरुद्ध हम बोल सकते हैं, हम सरकार से मांग कर सकते हैं और मैं वही करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर क्या कारण है जो सरकारी कंपनियां बंद हो रही हैं, निजी कंपनियां यहाँ निवेश नहीं कर रही। इन दोनों के पक्षों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जिससे आपको समझ सकेंगे कि आखिर फैक्ट्रियां बंद क्यों हो रही हैं और क्यों ये औद्योगिक विकास नष्ट हो रहा है, संपूर्णता नष्ट हो रही, विकास रुक रहा है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनियों की। सरकार कंपनियां लगाती है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज कल्याण अर्थात लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना होता है, जिस कारण उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि लोगों को रोजगार देने में उसमें श्रमिकों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि किसी भी चीज़ की जो उत्पादन होती है उसकी लागत मूल्य काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और मूल्यवान, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो जो व्यापार करता है, जो बाजार में रहता है, वो सस्ती चीज़ों को प्रेफर करता है क्योंकि उसे बेचकर लाभ कमाना होता है। और अगर उत्पादन ही महंगा हो जाएगा और आपका उत्पादन महंगा होगा तो आप बेचने का प्रयास भी महंगे में करेंगे, किंतु बाजार सस्ती चीज़ों को लेने का प्रयास करेगा। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं जिसमें कम लोग रहते हैं और उत्पादन ज़्यादा होता है, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, मतलब सेल वैल्यू कम रहती, इसलिए वो मार्केट में ज़्यादा बिकता है और आपका प्राइस ज़्यादा रहता है, इसलिए आपकी चीज़ें कम बिकती हैं। इस प्रकार आपका उत्पादन भी कम होता है, आपकी बिक्री भी कम होती है और आपकी लागत ज़्यादा होती है। इस वजह से सरकारी कंपनियां घाटे में चली जाती हैं। और कोई भी कंपनी हो, सरकार हो या कोई भी कंपनी हो, घाटे में भी एक सीमा होती है, एक बहुत बड़ी सीमा के बाद एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद कोई भी अपना घाटा नहीं कराना चाहता है और अंत में फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। इसके कुछ और कारण ये हैं कि एक कारण मैं बताना चाहूँगा, कौशल की कमी। चूँकि सरकारी कंपनियों का जो उद्देश्य रोजगार देना होता है, इसलिए वो लोगों को कौशल पर ध्यान न देते हुए रोजगार देने पर ध्यान देती है, जिससे कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनमें कौशल की कमी होती है, जिससे उत्पादन में भी कमी आती है। और दूसरी बात होती है प्रबंधन में भ्रष्टाचार। अधिकतर सरकारी कंपनियों में देखा जाता है कि उनके प्रबंधन में भ्रष्टाचार पाया जाता है, अर्थात जो कंपनी का प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं या जो नीचे कर्मचारी होते हैं, वो कंपनियों में अपने लोगों को डालने का प्रयास करते हैं,
जिससे उनका पूरा एक गुट बन जाता है, एक समूह बन जाता है जो दबाव समूह के रूप में काम करता है। और फिर वो अपनी मांगे रखता है, कभी तनख्वाह बढ़ाने की, कभी ये करने की, कभी छुट्टी करने की, इस तरह तमाम मांगे करता है, जिन मांगों के द्वारा अगर देखा जाए तो कंपनी को नुकसान ही होता है। और इस तरह जब वो मांगे करती हैं, हड़तालें करती हैं, तो कंपनियों को नुकसान होता है और अंत में कंपनियों को फैक्ट्रियां बंद, अपनी कंपनी बंद करनी पड़ती है। एक और नुकसान मैं बताना चाहूँगा, कच्चे माल का आयात और निर्यात खर्चीला होता है। सरकारी कंपनियों में जो आयात और निर्यात का खर्चा ज़्यादा होता है। कारण क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर अब कंपनियां ऐसी जगह लगाई जाती हैं जहाँ से आयात का खर्च, क्योंकि कच्चा माल वहाँ उपलब्ध नहीं होगा, तो कच्चा माल लाने के लिए भी खर्चा और उत्पादित माल को भेजने के लिए भी यातायात में काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। और यह खर्चा भी इस नुकसान को बढ़ाया करता है, जो नुकसान मैं बताने वाला हूँ, ये बता रहा हूँ। कंपनियां घाटे में और सरकारी कंपनियां बंद। इस वजह से सरकार अपनी कंपनियों को बंद कर रही है और कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखा जाए तो सरकार औद्योगिक क्षेत्र में निवेश कम करने की ओर बढ़ रही है और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन कर रही है। निजी क्षेत्र क्या करने वाले उसके मैं बताना चाहूँगा। हमारे बाराबंकी जिले में जो वेबको कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है, किंतु दुर्भाग्य से क्या मैंने बताया कि ये कंपनी लोकल लोगों को नौकरी नहीं देती। कंपनी लगी है, लगता है कि हाँ हमारे जिले में कोई कंपनी तो है, फैक्ट्री तो खुली है, किंतु दुर्भाग्य के कि हम उस कंपनी में अपनी सेवा, अपनी बुद्धिमत्ता की क्षमता को प्रयोग करके उस कंपनी में काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। अब हमें उस कंपनी में काम करने के लिए दूसरे जिले के निवासी बनकर आना होगा, तब जाकर हमें नौकरी मिलेगी। तो ये दुर्भाग्य ही है कि प्राइवेट कंपनियां जो आएंगी। अब बात करते हैं निजी कंपनियों की। निजी कंपनियों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, समाज सेवा नहीं होता है, जिसके कारण अगर देखा जाए तो वो कम से कम कर्मचारियों से अपना अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करती हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने पर जोर नहीं देती हैं, बल्कि कम लोगों से ज़्यादा काम लेने पर जोर देती हैं, जिस वजह से प्राइवेट कंपनियां लाभ में ज़्यादा जाती हैं। उनका दूसरा जो होता है वो आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं और बेहतर प्रबंधन होता है, जिसकी वजह से उनका बेहतर उत्पादन होता है और बेहतर उत्पादन के साथ सस्ता उत्पादन होता है, जिससे वो बाजार में उनकी वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है। उचित प्रबंधन होता है, नियम कानून ज़्यादा अच्छे होते हैं सबसे। और जो मैंने बताया कि ये लोकल के लोगों को नौकरियां नहीं देते। कारण क्या होता है? लोकल के लोग अगर संगठित हो जाते हैं तो एक दबाव समूह का काम करने लगते हैं और ये दबाव समूह उस कंपनी के लिए नुकसानदायक हो जाता है, जिस कारण ये लोगों को मतलब लोकल के लोगों को नौकरी देने पर जोर नहीं देते, नौकरी देते ही नहीं है। इसलिए इन लोगों में राजनीति ना हो, इस कंपनी में राजनीति ना हो, फैक्ट्रियों में हड़तालें ना हो, इस वजह से लोकल लोगों को नहीं लिया जाता है और बाहर के लोगों को लिया, क्योंकि बाहर के लोग कमाने आते हैं, वो राजनीति करने या हड़तालें करने नहीं आते हैं, वो कमाने आते हैं। इसलिए बाहर के लोगों को प्रेफर किया जाता है निजी कंपनियों में ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये थी सरकारी कंपनियों की और निजी कंपनियों की। और निजी कंपनी का तर्क क्या होता है? निजी कंपनियां वहां कंपनी लगाएगी जहां पर कच्चा माल उपलब्ध हो और उत्पादित माल जो जल्दी आसानी से बाजार में पहुंच जाए, वो फैक्ट्रियां वहां लगाएगी। दूर दराज के इलाकों में, गाँवों के अंदर, ऐसी जगह पर जहाँ पर ना बिजली हो, ना पानी हो, ना यातायात के संसाधन हो, ना रोडें हो, ना सड़कें हो, वहाँ कोई निजी कंपनी फैक्ट्रियाँ क्यों लगाएगी? क्या वो अपना नुकसान थोड़े चाहती है? क्योंकि उसका काम ही है लाभ कमाना। इसलिए निजी कंपनियां निवेश नहीं करेंगी। सरकारी कंपनियां निवेश क्यों नहीं करी, मैंने आपको बता ही दिया। इस कारण का इन कारणों को अगर देखा जाए तो इन वजहों से सरकारी कंपनियां निजी कंपनी से बंद हो रही और जिसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र बोल रहे हैं वो ठप पड़ा है, बंद पड़ा है। ये थी बात समस्याओं की। अब मैं बात करने वाला हूँ समाधान की। अब बात करते हैं समाधान की। समस्याओं की बात हो चुकी है, अब बात करेंगे समाधान की। समाधान क्या है? पहला समाधान है उद्योग लगाओ। जो क्षेत्र, जो भूभाग निरर्थक रूप में कई सालों से पड़े हैं, मैं कहना चाहूँगी उनमें उद्योग लगाए जाए। वो उद्योग सरकारी उद्योग हो या निजी उद्योग हो, किंतु उद्योग हो, क्योंकि वो औद्योगिक एरिया में आते हैं, तो उनमें उद्योग लगना चाहिए। उद्योग लगाने के बाद या तो उद्योग लगाए जाए, और अगर उद्योग नहीं लगा रहे हैं आप, तो उस भूमि को कृषि हेतु दे दी जाए, अर्थात किसानों को दे दी जाए, ताकि उस पर खेती हो सके और कोई फसल, कोई अन्न उपजाया जा सके, जिससे समाज को भी फायदा होगा, उन किसानों को भी फायदा होगा और राज्य को भी फायदा होगा, क्योंकि उत्पादित माल किसी को भी किसी के लिए भी हानिकारक नहीं होता है। तीसरा मैं समाधान बताना चाहूँगा कॉलोनियों की मरम्मत। जो मैंने अभी आपको कॉलोनी बताई कि सूत मिल, सुमैया मिल कॉलोनी और शुगर मिल कॉलोनी, इन अगर कॉलोनी की मरम्मत की जाए तो जो लोग बाहर से यहाँ पर वेबको कंपनी या रिलायंस कंपनी में नौकरी करने आते हैं, उन लोगों को रहने के लिए घर ढूंढते रहते हैं, मकान ढूंढते हैं।
अगर इन्हीं कॉलोनियों की मरम्मत कर दी जाए और इनको किराए पर उन लोगों को दे दिया जाए, उससे उस जो निर्माण क्षेत्र जो कॉलोनियाँ हैं वो सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि जब लोग रहते हैं तो उस जगह की केयर करते, सुरक्षा करते हैं और देखभाल रहती है, करते हैं। इस वजह से वो घर टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ पर कोई नहीं रहता है, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उसी प्रकार खाली मकान भी शैतान का घर ही होता है। वहाँ पर लोग नहीं रहते, जहाँ लोग नहीं रहते वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो अगर वहाँ लोग रहेंगे, वहाँ जब लोग निवास करेंगे तो वो क्षेत्र भी सुरक्षित रहेगा, वो कॉलोनियाँ सुरक्षित रहेंगी और उन संसाधनों का उपयोग होगा, उनसे आय भी कमाई जा सकती है। एक और समाधान बताना चाहूँगा धातुओं के पुनरुपयोग की। जो कंपनियों में लोहा हो या कोई भी धातु हो जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो फैक्ट्रियों में बंद पड़े बेकार हो रहे हैं, उनको बेचा जाए, उनका निष्कर्ष दोबारा से उनको उपयोग लाने हेतु बनाया जाए, उन धातुओं का उपयोग किया जाए, मेरे कहने का तात्पर्य ये है। और इन तीनों जो धातु, भूमि या कॉलोनियाँ, इन तीनों संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए, क्योंकि संसाधनों का उपयोग करना सबका दायित्व बनता है। उपभोग नहीं करोगे तो नष्ट हो जाएंगी, और नष्ट होना नुकसान होना ही होता है। मैंने कहा क्या ये नुकसान नहीं है? भूमि बेकार पड़ी है, क्या ये नुकसान नहीं है? धातुएं खराब हो रही, क्या ये नुकसान नहीं है? घर टूट रहे, मकान टूट रहे, क्या ये नुकसान नहीं है? ये सब नुकसान है। फैक्ट्रियां बंद होने के बाद भी अभी तक नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में होता रहेगा अगर इनका उपयोग नहीं किया गया तो। बाराबंकी जिला मुख्यालय, बाराबंकी जिला ODOP अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कपड़े के लिए कपड़ा उद्योग जो है बाराबंकी का मुख्य उद्योग माना गया है इसके लिए। किंतु सूत मिल बंद हो चुकी है, सूत मिल बंद है। सूत मिल, अब आप सोचिए कि जो जिला कपड़े उद्योग के लिए प्रमुख माना गया है वहाँ पर सूत मिल क्या हानिकारक होगी, क्या नुकसान में जाएगी? क्यों जाएगी? अगर यहाँ सूत मिल, सूत का उत्पाद होता है, कपड़ों का उत्पादन किया जाए तो यहाँ पर तो कपड़े का उद्योग बेहतर हो सकेगा और ये राष्ट्र के हित में भी होगा, राज्य के हित में भी होगा और इस क्षेत्र के भी हित में होगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ उद्योग की एक संरचना जो मैंने कल्पना की है, उस उद्योग के बारे में आपको बात करना चाहूँगा कि कैसा उद्योग होना चाहिए जो बेहतर होगा इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र के लिए। उद्योग की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए। पहला मैंने लिखा है क्षेत्र व राज्य की आवश्यकता अनुसार उत्पादन। आप किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए आपको आवश्यकता का अनुमान होना चाहिए। उस क्षेत्र को या उस राज्य को उस उत्पादित वस्तुओं की कितनी आवश्यकता है इसको आपको अनुमान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, उसके अनुसार आप उत्पादन करेंगे। दूसरा है कच्चे माल की उपलब्धता और उत्पादन का उपभोग। आप जिस क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं उस क्षेत्र में किस चीज़ की कंपनी लगाने वाले हैं, इससे पहले ये सोच लें कि क्या उस कंपनी में लगने वाला कच्चा माल उस क्षेत्र में मतलब आप मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, या आपको कच्चे माल के लिए एक बड़ा सफ़र तय करना पड़ेगा और बहुत दूर से कच्चे माल को लाना पड़ेगा। ये आपको पहले तय करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कच्चा माल हमें आसानी से और बहुत पास मिल जाए और जिस चीज़ का हम उत्पादन कर रहे होंगे वो वस्तु का उपभोग भी पास में ही हो जाए, अर्थात जिला बाराबंकी के अंतर्गत ही कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाए और जो वस्तु का निर्माण हम करेंगे उसकी खपत भी जिला बाराबंकी जिले में हो, लखनऊ जिला भी है और आगे आने वाले अनेक जिलों में भी जाएगा वो माल। तीसरा मैंने लिखा है क्षेत्रीय व कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति। पहली बात की है क्षेत्रीय अर्थात क्षेत्र के लोगों की नियुक्ति की जाए, दूसरी कुशल, और मैंने इसमें एक बात और जोड़ी है कि नई नियुक्ति पर प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। अर्थात अगर कोई नई नियुक्ति होती, कोई नए श्रमिक या कर्मचारी इस कंपनी में फैक्ट्री में जुड़ते हैं तो उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाए 3 महीने या 6 महीने का, उसके बाद उनकी नौकरियां लगाई जाए। इसके बाद मैंने एक योजना सोची है निवेश की योजना, अर्थात उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का प्रत्येक श्रमिक या कर्मचारी उस फैक्ट्री में निवेश करेगा। निवेश करने से उसके अंदर आत्मीयता की भावना आएगी, उसको लगेगा कि फैक्ट्री हमारी भी है क्योंकि इसमें हम भी निवेश कर रहे हैं। निवेश करने से एक फ़ायदा तो ये होता है कि वो कंपनी घाटे में कम जाएगी, क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा लग जाएगी और जितना ज़्यादा लगाओगे उतना निकालने का प्रयास भी किया जाए, क्योंकि कर्मचारी सोचेगा ये कंपनी हमारी है, हम काम कर रहे हैं, हम पैसे लगा रहे हैं और अगर हम काम चोरी करेंगे तो नुकसान तो अपना ही कर रहे होंगे। इस तरह ये जो आत्मीयता की भावना आती है कि फैक्ट्री भी हमारी है, इससे लाभ जो कमाएंगे वो भी हम ही कमाएंगे, और ये निवेश की जो भावना है वो आत्मीयता की भावना को बढ़ा देगी और इससे
कर्मचारियों की कुशलता में और उनकी जो ईमानदारी में बढ़ोतरी होगी और वो अपने काम को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इससे उन्हें भी फायदा होगा, उन्हें निवेश करना आ जाएगा। हमारे समाज की एक बड़ी, इसको हम बेकार बात ही कहेंगे कि बड़ी दुविधा है कि निवेश करना नहीं आता। बचत करनी आती है किंतु निवेश करना नहीं आता है, और पैसों को जितना निवेश किया जाए उतना फायदेमंद होता है। इस प्रकार अगर श्रमिकों को निवेश किया जाएगा धन, तो उनका धन सुरक्षित भी रहेगा और लाभान्वित भी वो होते रहेंगे उससे। तो ये निवेश की जो प्रेरणा है ये मुझे अच्छी लगी, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। और विद्युत आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए। सौर ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत की आपूर्ति की जाए, जिससे फैक्ट्रियों या कंपनियों की लागत कम लगे और उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये मेरी उद्योग की संरचना के बारे में कुछ विचार थे, जिनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार आप उद्योग लगा सकते हैं, जिनसे आप कम लागत में बेहतर लाभ कमा सकते हैं और आप अपना समाज का, राज्य का और राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। क्योंकि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब आर्थिक विकास होगा तो ही सामाजिक विकास होगा और तभी राजनीतिक विकास हो पाएगा। अब मैंने अपनी बातों को क्रमवार रख दिया है। आप लोगों को मैंने समस्या बताई, समस्या के कारण बताएं, समाधान बताया और कुछ उपाय बताए जिनसे आप इस समस्या को दूर किया जा सकता है। किंतु ये समस्या इतनी आसान नहीं है कि पल भर में दूर हो जाए या खत्म हो जाए। राज्य इस पर ध्यान दे, जनता इस पर ध्यान दे और हम राज्य और जनता दोनों मिलकर इसके बारे में सोचें और इन संसाधनों का उपयोग करने के बारे में सोचें। उद्योग लगाए जाएं, खेती की जाए या इनका कोई और उपयोग किया जाए, किंतु उपयोग किया जाए। मेरी पूरी वार्तालाप का जो अंतिम उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि संसाधनों का उपयोग हो, उनका विनाश न हो, उनको बेवजह नष्ट न होने दिया जाए, उनका उपयोग किया जाए। इसी में समाज का कल्याण निहित है। 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों में पार्टियां बताती है कि उनके मुद्दे क्या हैं, लेकिन इस बार हमें बताना होगा कि हमारा मुद्दा क्या है। जिला बाराबंकी जहां से 6 विधायक चुनकर विधानसभा में जाते हैं, हमें बताना होगा कि हम क्या चाहते हैं उनसे, हमारी क्या आवश्यकता है और जो उसकी पूर्ति करेगा वही सत्ता में जाएगा। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को एक बार फिर से विराम देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या ये मांग सही नहीं है, उद्योग लगाओ या भूमि दो, क्या ये नुकसान नहीं है, इन संसाधनों का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो उपयोग नहीं हो रहा है, क्या ये नुकसान नहीं है। आप लोग मेरी मदद कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अपने विचार रखिए और इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाइए, क्योंकि ये मुद्दा हमारा मुद्दा है, हम सबका मुद्दा है। औद्योगिक विकास ही आर्थिक विकास और सामाजिक विकास ही राजनीतिक विकास, और इस तरह ही जीवन सुखमय बन पाएगा। अंत में धन्यवाद।